लेक्चर के सीरीज में आज हम लोग मिडिवल हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री को किस तरीके से समझा जाए और हिस्ट्री को समझने के लिए किस तरह का आपका अप्रोच होना चाहिए। कल हमने अपने लेक्चर में प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को समझने की कोशिश की थी। अगर आप 10-20% भी अंडरस्टैंड कर गए तो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे क्योंकि जब तक हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ब्रीफिंग नहीं होगी, तब तक हम उस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करने के लिए और सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए और उसके हर एस्पेक्ट को इन डिटेल अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसके सिलेबस को अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, डिस्कशन का है, वो सबसे पहला हमारा होगा इंडियन हिस्ट्री का मिडिवल पीरियड, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास वैसे तो अगर साधारण शब्दों में मैं आपसे कहूं तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये 1206 में स्टार्ट होता है और ये जाके 1857 में खत्म होता है, या आप इसको दूसरे शब्दों में 1707 में आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब आप ये कह सकते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो गया और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। कई हिस्टोरियंस 1857 से इसको मानते हैं, कई हिस्टोरियंस 1707 से मानते हैं, लेकिन 1206 यानी कि 1206 से पहले आपको जाना होगा, क्योंकि अगर 1206 में दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश होती है, इसको हम बेसिकली कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, इसको आप सल्तनत काल कहते हैं। इसमें आप 5 अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं। सुल्तान और बादशाह में फ़र्क है, ये फ़र्क को हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेसिकली ब्रीफली आप ये समझ लीजिए कि वो जो खलीफा को अपना जो है प्रमुख मानता है, अपना मेन इस्लामिक वर्ल्ड का किंग मानता है, उसे सुल्तान कहा जाता है, और जो नॉर्मली अपने ऊपर सिर्फ अल्लाह को मानता है वो बादशाह कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी एक बेसिकली इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आपके सामने शेयर किया। लेकिन ये देख लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत 1206 में होती है और इसी को मध्यकाल का शुरुआत माना जाता है। लेकिन इससे पहले आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसको समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसमें से इस पोर्शन में से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू गो इनटू दैट थिंग कि हाउ इट स्टार्टेड। तो अगर मिडिवल हिस्ट्री की बात करूं तो मैं मिडिवल हिस्ट्री के बाद के पहले एंशिएंट हिस्ट्री के उस पोर्शन में जाऊंगा जिसमें अपने एंशिएंट हिस्ट्री के जो लास्ट पावरफुल किंग थे हर्षवर्धन, उनकी डेथ होती है। करीबन आई थिंक 547 के आसपास के टाइम पे हर्षवर्धन की डेथ होती है। और हर्षवर्धन के डेथ के बाद यानी कि आप इसको ये मान लीजिए कि 750 to 1200, ये जो फेज है इसको हिस्ट्री में प्री मिडिवल कहा जाता है, यानी कि पूर्व मध्य का। कई बार इसे राजपूत पीरियड भी कहा जाता है। राजपूत काल
क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय भारत में जितने भी डायनेस्टीज थी बाय एंड लार्ज वो सभी राजपूत ही थे। तो इस तरीके से 750 to 1200 का जो समय है, ये समय एक और नाम से जाना जाता है। पहले कंसेप्ट को समझिए, क्या नाम है इसका? ट्रायंगुलर स्ट्रगल। हिंदी में कहें तो त्रिकोणीय संघर्ष का काल। त्रिकोणीय संघर्ष किन किन साम्राज्यों के बीच? हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज द लास्ट मोस्ट पावरफुल हिंदू किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी कि वो प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली हिंदू आखिरी शासक थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके बाद जितने भी शासक आएंगे वो हर्षवर्धन के समान ही पावरफुल होना, इन्फ्लुएंशियल होना वो चाहेंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके लिए संघर्ष की स्थिति बनती जाएगी। अब यहां पे 750 से लेकर 1200 तक का जो समय है, इसको आप प्री मीडिएवल या पूर्व मध्यकाल कह रहे हैं, इसके बारे में आप इतना समझ लीजिए कि यहां पे 3 बड़ी शक्तियों के बीच संघर्ष हो रहा है। पहली शक्ति है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत, जिसमें आप पाकिस्तान, पंजाब, है ना, ये कुछ राजस्थान का पार्ट है ना, राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा मान लीजिए। तो नॉर्थ वेस्ट और काफी हद तक वेस्टर्न पार्ट और सेंट्रल कुछ हिस्सा, ये कंट्रोल में था गुर्जर प्रतिहार। इनके बारे में मैं आपको यह कह दूं कि गुर्जर प्रतिहार इंडिया के डिफेंडर थे। डिफेंडर किससे? तो नॉर्थ वेस्ट से पूरा इतिहास गवाह है कि इंडिया में सारे अटैक्स हुए। करीबन 570 यानी कि 570 एडी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और 632 में आई थिंक उनकी डेथ हुई, तो जन्नत नशीन हुए। और उसके बाद उनके जो फॉलोअर्स थे वो खलीफा और कैलिफेट जिसको हम कहते हैं, उसके लीडरशिप में आगे बढ़ते चले गए और एक सीरीज ऑफ इन्वेजन जो है पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया, अरबिया, ईरान, इराक, इन सभी टेरिटरीज में इस्लाम जो है काफी तेजी से बढ़ता चला गया और उसको जो फॉलो करने वाले लोग थे उन्होंने काफी ज्यादा मिलिट्री कैंपेन्स किए। तो एक तरफ बारबरिक अटैक से गुर्जर प्रतिहार इंडिया को बचा रहा था, दूसरी तरफ इस्लाम के होने वाले खतरे से भी बहुत बड़े लंबे समय तक इसने इंडिया को बचाया। क्योंकि देखिए, आपके ऊपर अटैक तभी होता है जब दुश्मन ये इंश्योर कर ले कि आप कमजोर हैं। अगर दुश्मन को ये लगा कि आप ताकतवर हैं तो वो आप पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि दुश्मन हमेशा ये चाहता है कि आपको अटैक करके आपको ऊपर कब्जा किया जाए, लेकिन वो तभी अटैक करेगा जब आप कमजोर होंगे, वो तब अटैक नहीं करेगा जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये अगर आप स्ट्रॉन्ग थे, गुर्जर प्रतिहार अगर स्ट्रॉन्ग थे, तो एक लंबे समय तक इन्होंने विदेशी आक्रमणों से इंडिया को बचाया। इसका एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ लीजिए कि गुर्जर प्रतिहार जो थे, जब वो विघटित हुए आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल विद पालास एंड राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूट के बारे में बता दूं, राष्ट्रकूट दक्कन के बहुत पावरफुल जो है डायनेस्टी थी। दक्कन का मतलब क्या होता है? दक्कन मतलब क्या? डेक्कन सुना होगा, डेक्कन, दक्कन उसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं डेक्कन मतलब? फ्रॉम रिवर नर्मदा टू तुंगभद्रा, यहां से लेकर के यहां तक की जो टेरिटरी है, नर्मदा नदी से लेकर के तुंगभद्रा नदी तक की जो टेरिटरी है, उसे डेक्कन कहते हैं। यानी कि
दक्कन, तुंगभद्रा से केप कैमरीन, तुंगभद्रा टू केप कैमरीन। केप कैमरीन वो पॉइंट है जो इसको हम इंडिया का टिप पॉइंट कहते हैं, जैसे कन्याकुमारी के बिल्कुल नीचे टिप पॉइंट, उसे केप कैमरीन कहते हैं। वैसे ही इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है वो अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट है, लेकिन इंडिया जो आप देख रहे हैं पेनिनसुला जिसको कहते हैं, उसका लास्ट पॉइंट केप कैमरीन है। और तुंगभद्रा से लेके केप कैमरीन को डीप साउथ यानी कि सुदूर दक्षिण कहा। तो ये समझ लीजिए कि शब्द इतिहास में आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, सुदूर दक्षिण भी और दक्कन भी। तो दक्कन जो है वो नर्मदा से तुंगभद्रा है और राष्ट्रकूट जो थे वो दक्कन गए थे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट राष्ट्रकूटों के बारे में बता दूं कि आपने शायद एलोरा गुफा के बारे में सुना होगा। एलोरा गुफा इन लोगों ने बनाई है। देखिए अजंता और एलोरा का फर्क क्या है, बेसिक सा डिफरेंस समझ लीजिए, डिटेलिंग में हम बाद में जाएंगे। अजंता में सिर्फ बुद्धिस्ट केव्स हैं, यानी कि जो बौद्ध केव हैं, गुफाएं हैं, वो सिर्फ बुद्ध के बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान से संबंधित है। हीनयान जो मूर्ति पूजा नहीं करते, महायान जो मूर्ति पूजा करते हैं। हीनयान जो गौतम बुद्ध को सिंबल के रूप में पूजा करते हैं, फुटप्रिंट है ना, स्तूपा, बरगद का पेड़, खाली चेयर, ये उस रूप में उनको पूजा करते हैं। महायान वाले मूर्ति बना करके पूजा करते हैं। महायान ज्यादा पॉपुलर हुआ, हीनयान कम पॉपुलर हुआ। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध भिक्षुओं ने बरसात के दिनों में अपने ठिकाने को बनाने के लिए चैत्य और विहार को बनाया। चैत्य मतलब क्या? चैत्य मतलब वर्शिपिंग प्लेस, प्लेस ऑफ वर्शिप है ना, चैत्य और विहार। जो शब्द आते जा रहे हैं साथ साथ में उसको करते हैं जा रहे हैं। वर्शिपिंग प्लेस, पूजा करने की जगह, विहार रेसिडेंस, ठीक है जी, विहारा कहते हैं उसको, विहार, इसी से विहार होता है। वहां पे बौद्ध गया में चूंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बिहार में है, तो वहां पे बहुत सारे बौद्ध विहार खोले गए ताकि वहां बौद्ध भिक्षु आकर के वही इनलाइटनमेंट फील कर सके। यही विहार बिगड़ के बिहार बन गया। तो आगे बढ़ते हैं भैया। पहला पावर जो है वो तो है गुर्जर प्रतिहार, जो हमारे इस वाले पीरियड में 750 से लेकर 1200, 750 to 1200 नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न सेंट्रल टेरिटरी में राज कर रहा है। और यही गुर्जर प्रतिहार जब बाद में टूट गया, बिखर गया, जब ये कमजोर हो गया, तो जितने भी राजपूत डायनेस्टीज आप देख रहे हैं वो इसी से अलग हुए और अलग अलग डायनेस्टीज के रूप में आपको राजपूताना में दिखाई देते हैं। दूसरी पावर का नाम मैंने आपको बताया, जो दक्कन में था वो थे राष्ट्रकूटा। ठीक है जी, राष्ट्रकूट दूसरी पावर थी जो दक्कन में थी। तीसरी एक और पावर थी जो ईस्ट में थी, जो बंगाल और बिहार की टेरिटरी आप देख रहे हैं, वो थे पालवंश। पाला डायनेस्टी। तो कितने हो गए? 1, 2, 3। और ये पूरा टाइम जो हमने डिफाइन किया था वो कहा, क्या कहा था? ट्रायंगुलर स्ट्रगल, त्रिकोणीय संघर्ष। तो किनके बीच संघर्ष हुआ? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश। इन तीनों के बाद बीच एक पूरी संघर्ष हुआ। और संघर्ष किसके लिए हुआ? टू रूल कन्नौज। कन्नौज के ऊपर शासन करने के लिए। क्यों? बिकॉज कन्नौज वॉज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन का कैपिटल कन्नौज था। इसीलिए कन्नौज के ऊपर शासन करना एक प्रेस्टीज इशू बन गया। और इसी प्रेस्टीज को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को ज्यादा पावरफुल दिखाने के लिए
कई 100 सालों तक, कई जनरेशंस तक ये 3 डायनेस्टीज आपस में लड़ते रहे, मरते रहे। और यकीन मानिए, अगर ये ना लड़ते, ये ना मरते, कमजोर ना होते, तो शायद इंडिया का हिस्ट्री कुछ और होता। लेकिन इतिहास में इफ और बट नहीं होता। हिस्ट्री में जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो हो चुका है उससे सीखा जरूर जा सकता है। किसी भी इंसान की या किसी भी संस्था की जो तरक्की है वो इसी बात पर निर्भर करती है कि वो पास्ट से क्या सीखता है, प्रेजेंट को किस तरह से जीता है, और पास्ट और प्रेजेंट को देखते हुए किस तरीके से फ्यूचर को समझने की कोशिश करता है। जो इंसान फ्यूचर को दिमाग में रखकर काम नहीं करता, उसके लिए आने वाली मुसीबतें बड़ी होती जाती है, और जो अपने भविष्य को सोच करके काम करता है, उसके लिए आने वाली मुश्किलें उसके संघर्ष का हिस्सा होती है, जिसके लिए वो तैयार होता है। देखिए, जानकारी होने से, ज्ञान होने से ऐसा नहीं है कि आपको मुश्किलें नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं है पूरी दुनिया में जिसको मुश्किलों का सामना नहीं करना या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, यही तो आपको मजबूत करता है। लेकिन अगर आप तैयार हैं तो मुश्किलें आसान हो जाती है। यही हमें इतिहास सिखाता है। यहां पे परेशानी यही है। इन तीनों के बीच एक लंबा संघर्ष चला, और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो गुर्जर प्रतिहार थे वो डिसइंटीग्रेट हो गए, कमजोर हो गए, और इसने मौका दिया विदेशी आक्रमणों का, जो इंडिया में बहुत लंबे समय तक चलता रहा। ठीक है, यहां तक का कंसेप्ट समझ गए। अभी हम मिडिएवल में पहुंचे भी नहीं है, अभी हम प्री मिडिएवल हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज जानना बहुत जरूरी था कि इस सिचुएशन तक हम पहुंचे कैसे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत आप यहां पे सबसे पहले आप करेंगे गजनी, फिर गोरी, और उसके बाद सल्तनत, और उसके बाद मुगल। तो कौन कौन हो गए? गजनी और गोरी का इन्वेजन, उसके बाद सल्तनत वंश की स्थापना, सल्तनत काल की स्थापना, और फिर मुगल पीरियड। इसमें जो एक और टॉपिक आपको पढ़ना है मिडिएवल हिस्ट्री के सिलेबस में, वो है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, यानी कि भक्ति, सूफी। तो हमारा मध्य भारत का इतिहास जो है, उसके मेजर जो टॉपिक हैं वो आ गया आपका सल्तनत काल, मुगल काल, और भक्ति और सूफी मूवमेंट। नॉर्मली ये देखा गया है पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से, जो भी लेटेस्ट पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें यही देखा गया है कि भक्ति और सूफी मूवमेंट में से क्वेश्चन आते हैं। इनके सवालों के जवाब प्रीलिम्स में भी आपको देने होंगे और मुख्य परीक्षा में भी आपको इसको डिस्कस करना होगा। सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड आपके आर्ट एंड कल्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम डिस्कस तो हर एक टॉपिक को करेंगे, क्योंकि एक बार आपको सारे सिलेबस से गो थ्रू तो होना होगा। सिलेक्टिव आप होते हैं जब आपने पूरा सिलेबस कर लिया है, और उसके बाद जब आपको चूज करना है कि इसमें मेरे को ज्यादा फोकस करना है, इसमें कम फोकस करना है। मैंने कई बार बच्चों को ये करते हुए देखा है कि वो पहले से ही सिलेक्टिव हो जाते हैं, जो बहुत ही गलत है। आप बैंक पीओ, एसएससी या छोटे एग्जामिनेशंस में
छोटे मोटे लेवल पे आप सेलेक्टिव होकर के कर सकते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज में ये मत कीजिए। शुरुआती तैयारी का 4 महीना जो है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके बेस को बनाने के लिए। तो सारा सिलेबस आपको गो थ्रू होना होगा, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि आपको कहाँ पे किस तरह की सिलेक्शन करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि पढ़ना क्या है। तो भाई भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, सल्तनत पीरियड और मुगल, 4 टॉपिक आप ये मान लीजिए। 5वां टॉपिक आप ले लीजिए साउथ इंडिया की हिस्ट्री, क्योंकि वो चोला एम्पायर आपको पढ़ना होगा, थोड़ा पल्लव पढ़ना होगा, चालुक्यास पढ़ना होगा और गंगेज पढ़ना होगा। ठीक है, चोला, चालुक्य, गंगेज और पल्लव, ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। इसी तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपको थोड़ा सा संगम पीरियड, जैसे कि जिसमें आप देखेंगे तमिल लिटरेचर की डेवलपमेंट होती है, संगम पीरियड कहते हैं उसको। 3 संगम हुए थे और तमिल जो है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में सबसे पुरानी लैंग्वेज मानी जाती है। तो उसी के साथ साथ सातवाहना भी आपको पढ़ना है। तो यानी कि ये चीजों को भी आपको इसमें लेके चलना पड़ेगा। तो यहां पे आपको साउथ इंडिया की हिस्ट्री भी थोड़ी सी साउथ इंडिया में आप चोलास देखेंगे, ठीक है, राजराजा चोला, राजेश्वर चोला, चालुक्यास भी देखेंगे, ठीक है। चालुक्य बेसिकली राजपूत डायनेस्टी ही है। इसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है विजयनगर और बहमनी किंगडम, ये भी आपको इसमें पढ़ना होगा, ठीक है। चोला, चालुक्य, विजयनगर, बहमनी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गंगेज भी है, ईस्टर्न गंगेज कहते हैं। उसके आपको आर्किटेक्चर वगैरह में काफी काम, जिसको आप उड़ीसा टेम्पल आर्किटेक्चर कहते हो, बड़ा डिफरेंट टेम्पल आर्किटेक्चर है उनका, उसको भी आपको थोड़ा सा देखना होगा। तो वह सारा टेम्पल जो स्टाइल है वो उसमें आता है। लेकिन फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए ब्रीफली कि भक्ति और सूफी मूवमेंट आपका आएगा। ये गजनी और गोरी में से क्वेश्चंस वैसे नहीं आते। सल्तनत पीरियड में से और मुगल पीरियड में से और दक्षिण भारत में से आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। थोड़ी सी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है या पंचायती सिस्टम या इनका आर्किटेक्चर, ये भी आपको अच्छे तरीके से समझना और जानना होगा। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम मध्यकाल के सिलेबस के डिस्कशन को। तो सबसे पहले ये समझिए कि मध्यकाल को आप कई बार जैसे कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, स्पेशली स्मिथ साहब ने इसे मुस्लिम पीरियड कहा है। उन्होंने जो इतिहास की किताब पहले ऑर्गेनाइज्ड बुक जो पब्लिश की थी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने कहा था कि जो इंडिया के इतिहास को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला पीरियड जिसको हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, उसे उन्होंने हिंदू हिस्ट्री कहा था। जो मेडिएवल हिस्ट्री हम जिसे कहते हैं, उसे उन्होंने मुस्लिम पीरियड कहा था। और जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, उसे वो ब्रिटिश पीरियड कहते हैं। तो खैर वो मुद्दा अलग है। यहां पर इस्लाम को देखना और समझना होगा, बिकॉज इस्लाम के साथ ही मेडिएवल पीरियड जुड़ा हुआ है। आप इससे उसको अलग नहीं कर सकते। तो भक्ति मूवमेंट क्या है, भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति का मतलब क्या समझते हैं? तो भक्ति का मतलब होता है कंप्लीट डिवोशन टुवर्ड्स योर पर्सनल गॉड, जिसको आप इष्ट देवता कहते हैं। यानी अपने देवता के प्रति पूर्ण समर्पण की जो भावना होती है, उसे भक्ति आंदोलन का नाम दिया गया। इसकी शुरुआत कब हुई? तो देखिए, भक्ति कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले गुप्ता एज में शुरू हुआ। और ये भक्ति का जो कंसेप्ट था वो शैव और वैष्णव के रूप में हिंदुइज्म को 2 पार्ट में बांट देता है। ठीक है, भक्ति यानी कि डिवोशन आपने अपने देवता के लिए किया, और अपने देवता आपके शैव हैं या वैष्णव हैं। बाद में भगवती की पूजा भी शुरू हो गई, अलग अलग देवताओं की पूजा शुरू हो गई, और ये भक्ति का कंसेप्ट काफी ब्रॉड होता चला गया। तो भक्ति को ईश्वर की भक्ति के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन ये आंदोलन कैसे आंदोलन बना? तब इसके 2 कारण। पहला कारण ये है कि
हिंदुइज्म में जो रिचुअल्स प्रभावी होने शुरू हो गए। रिचुअल्स का मतलब हो गया कर्मकांड जो आप करते हैं अपने देवता को खुश करने के लिए। आपको देखिए, हिंदू धर्म का एक कंसेप्ट है जो वैदिक रिलीजन्स के टाइम से ही इस्टेब्लिश्ड है, और वो ये है कि आप देवता की आह्वान या पूजा किसी न किसी पर्पस से करते हैं, ऐसे नहीं करते। हिंदुइज्म स्पिरिचुअलिटी में लेटर वैदिक एज में पहुंचा था, जब तपस्या का कंसेप्ट आया था और भाई मोक्ष का कंसेप्ट आया था, जब ईश्वर की बात हो रही थी, जब आप किसी मटेरियल को पाने के लिए ईश्वर की पूजा नहीं कर रहे थे, बल्कि खुद को ईश्वर को समर्पित करने के लिए ईश्वर की पूजा कर रहे थे। ये कंसेप्ट जो था वो धीरे 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 बढ़ता बढ़ता गुप्ता काल में आकर के भक्ति के अलग रूप में हमें दिखाई देता है। लेकिन जब हम बाद के समय काल में आगे बढ़ते हैं तो हिंदू धर्म का जो रिचुअल्स है, जो कर्मकांड है, जो ऑर्थोडॉक्सिकल बिलीफ है, और खास करके एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को रिलीजन से अलग करने का जो जज्बा था, उसके कारण बहुत सारे ऐसे सेंट हुए जिन्होंने ईश्वर तक पहुंचने का एक अलग रास्ता ही दे दिया। देखिए, भक्ति मूवमेंट पूरी तरीके से हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं था, वो हिंदू धर्म के खिलाफत नहीं करता था। वो सिर्फ ये कहता था कि अगर आप पूजा पाठ के थ्रू भगवान को पाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास एक और रास्ता है जिससे आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, और वो रास्ता है द यू कैन से वे ऑफ भक्ति। ठीक है, वो जो रास्ता है हमारा, जो पाथवे है, वो भक्ति का है। तो भक्ति मूवमेंट दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, साउथ इंडिया में शुरुआत होती है, और धीरे धीरे ये नॉर्थ इंडिया में भी फैलना शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र में भी ये काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है। इसके पीछे एक और कारण था कि इट वाज अ काइंड ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन हिंदुइज्म, क्योंकि हिंदुइज्म में जाति प्रथा जो थी वो बहुत ज्यादा रिजिड हो गई थी। देखिए, वर्ण की शुरुआत कैसे हुई, पहले इसको समझिए। वर्ण क्या होता है? हम कहते हैं ना वर्ण व्यवस्था। वर्ण क्या है? सबसे पहले डिफरेंस जो था, ये डिफरेंस था कलर, रंग। आर्य थोड़े फेयर कॉम्प्लेक्शन के थे, अनार्य या जो यहां के ट्राइबल लोग थे वो ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे। तो ये जो पहला डिफरेंस हुआ वो हुआ रंग का, कि भाई जो गोरा है वो ऊंचा है और जो काला है वो नीचा है। और ये आज तक हमारे दिमाग में चल रहा है और बहुत सारी कंपनियां इससे फायदा उठाती हैं। देख, किसने कह दिया कि इसका रंग दबा हुआ है तो सुंदर नहीं हो सकता? देखने का नजरिया हमारे लिए तो जो गोरा है वो सुंदर है। तो वर्ण हो गया रंग का डिफरेंस। उसके बाद जो ये डिफरेंस आया वह प्रोफेशन का, ठीक है ना, कि आप जो कर्म करते हैं उसको हम कहते हैं कर्म, कि जो आप काम करते हैं उसी हिसाब से आपका वर्ण डिसाइड होता है। जो भी काम आप, चाहे तो ब्राह्मण है, जरूरी नहीं कि आप ब्राह्मण का ही काम करें, आप कोई और भी काम कर सकते हैं, तो उससे आपका जो है ये डिसाइड होगा। लेकिन आने वाले समय में जब ब्राह्मणों को इससे इनसिक्योरिटी महसूस होने लगी कि कोई भी नीची जाति का आदमी उनके बराबर आके बैठ जाएगा, तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, बाय बर्थ, जन्म पर आधारित कर दिया गया। और जब ये जन्म पर आधारित हुआ तो इसको क्या कहा गया, इसे कहा गया वर्ण धर्म। यानी कि ये वर्ण धर्म बन गया, जो पहले रंग से शुरू हुआ, बाद में कर्म पर आधारित हुआ। यानी कि आप ये समझिए कि सोशल और रिलीजियस जो ये डिफरेंस था वो सोशल था, लेकिन सोशल और रिलीजियस जो बिलीफ था उसको एक कर दिया गया कि आप अगर सोशल बिलीफ को नहीं मानते तो आप धर्म के खिलाफ चले गए।
आपने अपने वर्ण को नहीं माना, आपने उस हिसाब से काम नहीं किया, तो ये चूंकि अब वर्ण धर्म बन चुका है, तो इसीलिए आप इसकी खिलाफत नहीं कर सकते, और अगर खिलाफत करेंगे आप धर्म विरोधी बन जाएंगे। समझ में आ गया? ये यहीं से शुरू हुआ था और देखिए कहां तक पहुंच गया। और इसके साथ क्या हुआ कि एक कंसेप्ट जो था प्योरिटी ऑफ ब्लड का, वो भी जोड़ दिया गया। प्योरिटी ऑफ ब्लड का क्या कंसेप्ट है? प्योरिटी ऑफ ब्लड का कंसेप्ट कहता है कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा। क्यों बनेगा राजा का बेटा राजा? क्योंकि राजा को राजा किसने बनाया? डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन राइट इसको कहते हैं कि राजा को राजा बनाया है ईश्वर ने। तो अगला राजा कौन होगा ये डिसाइड कौन करेगा? खुद राजा। तो अगर राजा का बेटा राजा होगा तो इकोनॉमी के ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रेंड या फैशन ऊपर से नीचे की तरफ आता है और पैसा हमेशा नीचे से आप हीरो हो, हीरोइन, बड़े बड़े लोगों को देख के फैशन फॉलो करते हैं ना, जिसको आप ट्रेंड कहते हैं, और उसके लिए आप पैसे भी खर्चते हैं। कंपनी वाले यही तो करते हैं, उन लोगों को दिखा देते हैं उस तरह के कपड़ों में, उस तरह के लिबास में, उस तरह के हेयर स्टाइल में, और आप उसको फॉलो करने के लिए फिर उन कंपनियों को पैसा देते हैं। तो राजा का बेटा राजा, तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, तो वैश्य का बेटा वैश्य, और फिर शूद्र का बेटा शूद्र। तो अगर शूद्र के बेटे ने कहा कि मैं शूद्र नहीं हूं, तो सीधा चैलेंज किसको कर रहा है? ईश्वर को, क्योंकि सिस्टम किसने बनाया? ईश्वर। वो आप इससे बंध चुके हैं, आप चाह के भी नहीं निकल सकते। आपके पास ना तो इतनी नॉलेज है, ना रीजनिंग पावर है, ना आपको पढ़ने दिया जा रहा है, आपको तो इसी को फॉलो करते हुए चलना है। अच्छा, बात यहां पे एक और है, बात यहां पे एक और क्या है कि हिंदू धर्म में हर चीज के लिए आपके अपने कर्म ही जिम्मेवार माने गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आप मान लेते हो कि मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो मुझे इस जन्म में मिल रहा है। तो आपको जो दुख मिल रहा है, चाहे उसका कारण कोई भी हो, आप उसको ईश्वर के साथ, अपने कर्मों के साथ जोड़ लेते हैं, और जिसके कारण आप कर्मा के उसी थ्योरी को भूल जाते हैं जो धर्म ने आपको सिखाया है। तो यहां पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो डिस्कस ये कर रहा हूं कि भक्ति जो है उसमें इस चीज को चैलेंज नहीं किया। हमने कभी भी किसी रिलीजियस टीचर को ये कहते हुए नहीं देखा कि आप हिंदू धर्म छोड़ दो, बेकार है, आप नया धर्म स्वीकार कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, दैट इज अ वे, वो भी एक तरीका है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपने करना क्या है? आपने भजन करना है भैया, है? आपने अच्छे काम करना है, आपने सबका भला करना है, आप भजन करो। महाराष्ट्र में बड़ा चला है, बड़े बढ़िया बढ़िया भजन बने, बड़े अच्छे अच्छे। अच्छा, ये जो थे लोग, ये दो हिस्से में बट गए। कौन कौन से हिस्से में बटे? सगुन, निर्गुण। सगुन क्या है, निर्गुण क्या है? अब भक्ति की तो देखिए कंसेप्ट इतनी लंबी चौड़ी है कि मुझे भी कम से कम 5-6 लेक्चर लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में। सिर्फ ब्रीफिंग चल रही है। सगुन क्या है? सगुन का मतलब ये हुआ जो ईश्वर के एट्रीब्यूट्स को एक्सेप्ट करता है, जो कहता है कि नहीं, ईश्वर भी, उनमें भी कुछ गुण है, जिसमें आकार है, जो ईश्वर को एक आकार मानता है। कृष्ण में मानता है, राम में मानता है, शिव में मानता है, विष्णु में मानता है, और वो मानता है कि ईश्वर को एक आकार देकर के उसकी पूजा कर सकते हैं। निर्गुण ये कहता है कि ईश्वर का तो आकार हो ही नहीं सकता, वो तो अकाल है। ऐसा गुरु नानक देव जी ने कहा कि वो तो अकाल है, जो समय के पाबंदी से बंधा हुआ नहीं है। इंसान क्या है? वो जन्म लेता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, खुशी में खुश होता है, गम में दुखी होता है, नहीं, जेलसी करता है, कंपटीशन करता है। जब आप इन सभी चीजों से मुक्त हो गए, आप ईश्वर बन गए। यानी कि ईश्वर का कोई ना आकार है, ना कोई उसकी एट्रीब्यूट्स है, ना उसके कोई गुण है,
तो वो कैसा है? निर्गुण निराकार है, जो ना तो जिसमें क्रोध है, ना अहंकार है, ना द्वेष है, ना जेलसी है, कुछ नहीं है, कोई भी गुण नहीं है, कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, और वो निराकार है, जिसका कोई भी आकार नहीं है। यानी कि ईश्वर क्या है? तो जिस चीज को आप ले रहे हो सांस, वो हवा ईश्वर है। जो खाना आप खा रहे हो, जिससे आपको तृप्ति मिल रही है, वो खाना ईश्वर है। जो पानी आप पी रहे हो, वो ईश्वर है। नेचर ईश्वर है ना। कहते हैं ना कि हम ईश्वर से निकले हैं, वहीं मिल जाएंगे, तो वहीं से निकले हैं प्रकृति से, प्रकृति में मिल जाएंगे। हमारा शरीर बना कैसे है? प्रकृति से ही बना। तो इस तरीके से सगुण निर्गुण बना, और दोनों की कंसेप्ट अलग अलग हुए। और भी कई सारे कंसेप्ट भक्ति में हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसकी पर्सनैलिटी और कंसेप्ट के ऊपर सब कुछ। जिस तरीके से हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन एक सुधार आंदोलन के रूप में आपको दिखाई देता है, उसी तरीके से इस्लाम में भी एक रिफॉर्म मूवमेंट हुआ। अब आपको जब मैं डिटेल में जाऊंगा तो बताऊंगा कि शिया और सुन्नी इस्लाम में दो सेक्ट बने। मानते दोनों ही पैगंबर मोहम्मद को हैं, कुरान को हैं, लेकिन तरीके अलग है, उनकी लीडरशिप अलग है। ठीक है ना। इनके बीच बड़ी लड़ाइयाँ हुई, बड़े खून खराबे हुए। शिया सुन्नी के बीच तो इतने युद्ध हुए, सबसे पॉपुलर जो रहा वो करबला का लड़ाई था। नहीं, इसके लिए शिया धर्म के लोग जो मुहर्रम निकालते हैं, हाय हुसैन हमला थे, जो उनके सनी लौ थे पैगंबर मोहम्मद को, उनको मार दिया गया था। तो शिया और सुन्नी के बीच बहुत लड़ाइयाँ हुई, और इन दोनों के बीच की लड़ाइयों को खत्म करने के लिए एक मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, खून खराबे को खत्म करने के लिए, और इस्लाम के एक नए रूप को लोगों के सामने पेश करने के लिए। उसे हम सूफी आंदोलन कहते हैं। ठीक है। सूफी आंदोलन क्या है? सिलसिला है, सिलसिला है। अलग अलग, जैसे कि भक्ति में हम सगुण निर्गुण देखते हैं, उस तरह ही अलग अलग उस्ताद के नेतृत्व में बनाए गए सिलसिले हैं। यानी कि एक खानकाह है जहाँ पे अलग अलग शागिर्द आएंगे और अपने उस्ताद के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। भारत में जो सबसे पॉपुलर सिलसिले थे, उसमें चिश्ती सिलसिला का नाम आता है। चाहे आप मोइनुद्दीन चिश्ती देख लीजिए, आपने निजामुद्दीन औलिया देख लीजिए, या आप बाबा फरीद देख लीजिए, ये सभी चिश्ती सिलसिला के थे। कादरी सिलसिला के भी लोग यहाँ पर रहे। सोहरावर्दी सिलसिला भी एक रहा। सोहरावर्दी सिलसिला ये कहते, जैसे कि चिश्ती सिलसिला के लोग कहते थे कि अल्लाह ने आज दिया है तो कल भी देगा, तो मुझे किसी के मोहताज बनने की जरूरत नहीं। और वो लोगों से मांग के और किसी तरीके से बड़ी गरीबी में अपना गुजर बसर करते थे। जो सोहरावर्दी सिलसिला के लोग थे, सोहरावर्दी और चिश्ती के बीच का डिफरेंस समझिए। वो कहते हैं कि अगर हमें कोई अपने पास रखना चाहता है नॉलेज लेने के लिए या अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए, तो उसमें हर्ज क्या है। और सोहरावर्दी सिलसिला के जो लोग थे, वो उनका प्रभाव मुस्लिम रूलर्स के ऊपर, स्पेशली अकबर के ऊपर बहुत था। और उसी कारण अकबर जो है इतने रिलीजियस जो है क्या कहते हैं उसको, जो है फ्री थिंकिंग रखने वाले शासक बने, है ना। काफी ज्यादा उनकी जो सोच थी वो ओपन थी हर रिलीजन को लेकर के, और हर रिलीजन को उन्होंने अपने साम्राज्य में स्वतंत्रता दी। तो इस तरह से भक्ति और सूफी मूवमेंट है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गजनी और गोरी की। तो गजनी जो है, महमूद गजनी ने 1000 से लेके 1025 तक मेजरली इंडिया में करीबन 19 टाइम्स अटैक किए थे। तो ये गजनी जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर आप जाएंगे तो गजनी और गोरी ये वहाँ की टेरिटरी है, छोटे छोटे किंगडम्स हैं। असल में गजनी को अपने वेस्ट की तरफ, वेस्टर्न डायरेक्शन में जो है अपना साम्राज्य बढ़ाना था, और उसके लिए उसे बहुत सारे संसाधन, पैसे, आर्मी, रिसोर्सेज की जरूरत थी, खजाने की जरूरत थी। और इंडिया में वो कोई भी एम्पायर एस्टैब्लिश करने में इंटरेस्टेड नहीं था। एक ही मकसद था उसका, और मकसद क्या था? टू एस्टैब्लिश हिज रूल इन इंडिया, माफ कीजिएगा, टू लूट द यू कैन से ट्रेजरी और खजाना फ्रॉम इंडिया। तो इस तरीके से महमूद गजनी ने
इंडिया में अटैक किया, उसे अच्छी तरह से पता था कि इंडिया के लोग मंदिरों में खूब सारा दान देते हैं, और यहाँ तक कि यहाँ इंडिया के लोग मंदिरों को बैंक की तरह यूज़ करते हैं, अपनी सारा जेवरात, सारा पैसा भी मंदिर में जमा करते हैं। मंदिरों को बहुत सारी जो है ज़मीन जायदाद दी जाती है ताकि अपना मेंटेनेंस कर सके। तो इस तरीके से जो यहाँ के टेम्पल्स थे वो सोशल बेसिकली एक्टिविटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। इसीलिए उसने जितने भी अटैक्स किए उस पर टारगेट जो रखा वो टेम्पल्स को रखा, उसको डिस्ट्रॉय किया। एक तरफ इसने अपने आप को इस्लाम का गाजी डिक्लेयर किया, इस्लाम का गाजी, मुजाहिद या जिहाद डिक्लेयर किया, ताकि जितने भी मुस्लिम मिशनरीज हैं वो इसकी हेल्प करें, और ऐसा हुआ भी। और एक बहुत लंबे समय तक इसने इंडिया में खून खराबा किया। गोरी जो है 1075 से इंडिया में अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था, और अल्टीमेटली ये माफ कीजिएगा 1175 में इसने अटैक किया था। गुजरात की तरफ से इंडिया में आने की कोशिश की थी, लेकिन ये उसमें कामयाब नहीं हो पाए, हार गए। और उसके बाद गोरी की जो लड़ाई है पृथ्वीराज चौहान की, जिसको बैटल ऑफ तराइन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटल ऑफ तराइन। तराइन का युद्ध 1191 और 1192, ये तो इतिहास ही बन चुका है। पहले लड़ाई में गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने पूरी तरह से हरा दिया था, और लेकिन दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान गोरी से हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो दिल्ली एंड अजमेर के शासक थे, और इनके हारने के बाद ही गोरी को इंडिया में अपने आप को एस्टैब्लिश करने का मौका मिला, और उसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया भी। इंडिया को जिताने में गोरी की जिसने सबसे ज्यादा मदद की, या जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल में रहा, वो थे उसके एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही अपना वायसराय बनाते। वायसराय मतलब डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। वायसराय बना दिया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है जी। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। भक्ति सूफी थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ। भक्ति का कंसेप्ट और सूफी मूवमेंट का कंसेप्ट थोड़ा सा समझने की जरूरत है अभी। फिर इसको जब डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक से तो और अच्छे से समझ में आएगा, आपके नोट्स भी बन जाएंगे, और आपको एग्जाम में ऐसा सवाल शायद ना मिले जो आपको तंग कर पाए। कोशिश यही रहेगी कि 85% के आसपास आप आसानी से सॉल्व कर पाए। अब यहां पे आप डिस्कस करेंगे सल्तनत पीरियड, मुगल पीरियड। सल्तनत पीरियड का जो समय काल है मुश्किल हो जाएगा। 1206 से लेके आपको 1526 तक याद रखना है। बहुत ज़्यादा डेट्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। ब्रीफली समझ लीजिए, बाद में तो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। मुगल पीरियड को आप मान लेते हैं 1526 यानी 1526 में क्या हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किसके बीच? इब्राहिम लोदी डायनेस्टी के आखिरी शासक और मुगल साम्राज्य के फर्स्ट शासक बाबर के बीच। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था।
और ये हम चलिए मान लेते हैं 1707 तक। वैसे कई लोग होंगे जो कहेंगे सर 1857 तक आप इसको कीजिए, क्योंकि मुगल शासन तो उस टाइम तक रहा। लेकिन मैं कहता हूँ कि मुगल शासन तो रहा, लेकिन मुगल शासन जो पावरफुल रहा वो इसी टाइम तक रहा। उसके बाद तो उसकी डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। तो औरंगजेब के बाद जो शासक आते हैं उसे हिस्ट्री में हम लेटर मुगल्स कहते हैं, यानी कि उत्तर मुगल कहते हैं। उन्हें हम मुगल शासक पूरी तरीके से नहीं मानते, बल्कि इस तरीके से मानते हैं कि वो किसी न किसी पावर के, यानी कि किसी न किसी ग्रुप के पावर के कंट्रोल में रहे, क्योंकि उन्हें शासक बनाने का काम जो था वो किसी न किसी ग्रुप ने किया। तो यहाँ पे 17 पीरियड में आपको पढ़ना है अलग अलग 5 डायनेस्टीज, और इन 5 डायनेस्टीज में ही 5 शहर बसाए थे, जिसमें आपकी अभी दिल्ली बसी हुई है। ठीक है, इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये दिल्ली उसी टाइम से पावरफुल बन के आपको दिखाई देता है। पहला जो डायनेस्टी है उसे हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, यानी कि गुलाम वंश या मामलूक कहते हैं। इलबारी भी कहते हैं। देखिए ये ट्राइब के नाम है, मामलूक और इलबारी। इलबारी सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो इलबारी डायनेस्टी से थे। तो केवल क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग स्लेव डायनेस्टी बिलोंग्स टू इलबारी डायनेस्टी, या किसको इलबारी कहा गया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो बड़ा क्वेश्चन नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये इलबारी हो गया, मामलूक। उसके अलावा जितने भी थे वो मेजरली मामलूक डायनेस्टी, मतलब वंश से ही, जो क्लैन से ही बिलोंग होते थे। तो इसको आप कह लीजिए स्लेव को कहते हैं गुलाम, गुलाम वंश हो गया, या मामलूक हो गया, या इलबारी हो गया। ठीक है जी। इसके बाद दूसरा आएगा आपका खिलजी। तीसरा आएगा आपका ठीक है स्लेव, खिलजी, फिर आएगा तुगलक, फिर आएगा आपका सैयद, फिर आएगा आपका लोधी। 5 डायनेस्टी हो गए। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है? तो रूलर्स के ऊपर तो क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, जैसे कि स्लेव डायनेस्टी में आपके जो फाउंडर हैं कुतुबुद्दीन, ये इसमें से थोड़े बहुत आपको फैक्ट्स करा दिए जाएंगे। इल्तुतमिश, इनकी पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, इक्तदारी सिस्टम हो गया, चालीसा के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपकी आगे रजिया, क्योंकि पहली बार हिस्ट्री में कोई फीमेल बादशाह बने थे, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। बलबन, इनकी ब्लड रॉयल पॉलिसी है, एंड किंगशिप का जो पॉलिसी है उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खिलजी में एक ही है, अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि बाकियों का तो इतना पावरफुल नहीं रहा। उसके बाद तुगलक आ गए थे, गैसुद्दीन तुगलक के लीडरशिप में। तो खिलजी में आप अलाउद्दीन का देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट पॉलिसी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनकी जो विक्ट्रीज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चित्तौड़ का, रणथंबोर का, और स्पेशली दक्कन भारत, दक्षिण भारत का जो साउथ इंडिया का जो था, वो जो इनके मलिक काफूर जो इनके जनरल थे उन्होंने किया था। तो ये आपको उस पर से, लेकिन क्वेश्चन जो आएंगे आपको ज़्यादातर वो इनकी मार्केट पॉलिसी वगैरह के ऊपर ही आती है। हालांकि अभी इसमें से क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा आते हैं,
अलाउद्दीन खिलजी ने भी बनवाया था वो आपका जो गेटवे है कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो उसकी जो स्थापना की थी इसे की थी। और एक मस्जिद जो है जहाँ पे अभी निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है, वो भी मस्जिद उन्होंने ही बनवाया था। तो तुगलक में आप आएंगे, तुगलक में गियासुद्दीन तुगलक के नाम पे तो इतना नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज तुगलक, इनमें से क्वेश्चन थोड़े सा। इनके आर्ट एंड कल्चर में और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी जो आर्किटेक्चरल पैटर्न है उस पर थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं। वो जब आर्ट एंड कल्चर करेंगे तो डिटेल में समझेंगे, ताकि उसमें से भी कोई क्वेश्चन हमारा ना रहे। सैयद पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज सैयद ने अपने आप को कभी रूलर नहीं माना, ये अपने आप को तैमूर का ही एक रिप्रेजेंटेटिव मानते थे। तैमूर ने अटैक करके इनको बनाया था। और उसके बाद आता है लोधी। तो लोधी में आपके सिकंदर लोधी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सिकंदरी गज वगैरह इन्होंने बनाया था, आगरा को अपना कैपिटल बनाया था, ठीक है। और इसीलिए आप देखोगे जब बाबर ने अटैक करके जीता था लोधी डायनेस्टी को, तो उसका कैपिटल आगरा ही था। दिल्ली कैपिटल तो शाहजहां ने बाद में जो है एस्टैब्लिश किया, लाल किला वगैरह बना करके, तो बाद में बना, पहले आगरा ही जो था वो कैपिटल था। कुछ टाइम के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी को कैपिटल बनाया। तो बाबर जब आया तो वो आगरा में ही, उन्हीं के कैपिटल में, लोधी के कैपिटल में ही। तो इस तरीके से अब इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो ज़्यादातर आप एक्सपेक्ट कीजिए कि ये थोड़े बहुत पर्सनालिटीज के ऊपर आ सकते हैं, इनकी पॉलिसीज के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। लिटरेचर जो है मिडिवल हिस्ट्री का काफ़ी रिच है, काफ़ी ज़्यादा किताबें लिखी गई थी। पर्शियन लिटरेचर इसमें काफ़ी जो रहा, जैसे कि तुत ए हिंद, अपने अमीर खुसरो भी इसी टाइम पे आपको मिलेंगे। वो 5 शासकों के साथ उन्होंने टाइम देखा था, तो उनका भी काफ़ी लैला मजनू है ना, उनको तुत ए हिंद कहा गया है, तो उसकी भी उन्हें लिखी है। बहुत सारे और भी जो है अल-बरूनी की किताब जो है किताबुल हिंद, जो मिडिवल पीरियड में ही लिखा गया है ना। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको पर्शियन लिटरेचर काफ़ी रिच मिलता है। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा काम जो है आर्किटेक्चर, तो चूँकि इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है उसका पहला भाग इंडिया में आप यहाँ पे आता हुआ उसको देखते हैं। और इस्लामिक आर्किटेक्चर में जो मॉस्क, टॉम्ब, ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रही हैं। मॉस्क मतलब उनका जो प्रेयर का जो जगह होता है, जो उनकी वर्शिपिंग प्लेस होती है, और टॉम्ब मतलब रेस्टिंग प्लेस ऑफ डेड। जब कोई राजा महाराजा मर जाता था तो वो उसको जो सुल्तान था उसको दफनाते थे। तो जैसे कि आप लोधी गार्डन जो दिल्ली का है, वो एक्चुअल में उनका ग्रेव यार्ड ही है। जितने भी लोधी शासक या उनके फैमिली के लोग मरे हैं, उनको वहीं पे दफनाया गया। तो उसमें इस्लामिक प्लस राजपूताना प्लस गुजराती आर्किटेक्चर का आपको मिक्सचर मिलेगा। तो किस किस तरह का है, क्या आर्किटेक्चरल पैटर्न है, वो सभी चीज़ों को आपको समझना होगा। उसमें से क्वेश्चन आने की उम्मीद आप कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस रहा, स्टार शेप्ड आर्किटेक्चर किसका था, क्या था, वो सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये समझ में आ गया? क्लियर है? इसी पे फोकस करना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। आर्किटेक्चर और आर्ट एंड कल्चर में करेंगे डिटेल में, इसमें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जरूरत है। थोड़ी बहुत 2-3-4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। मुगल पीरियड, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्वेश्चन किस तरह के आएंगे? बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बाबर और हुमायूं के टाइम तक तो आर्किटेक्चर इतना ज़्यादा नहीं आप देखेंगे, लेकिन हुमायूं का जो टॉम्ब है, जो उनकी वाइफ ने बनवाया था, हामिदा बानो बेगम, उस पर से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आपको पूछे जाएंगे। अकबर और शाहजहां
ये दोनों जो हैं, इसमें आपको आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बाकी अकबर के ऊपर तो काफी सारे सवाल बनते हैं। इनके रिलीजियस पॉलिसीज भी है, इन्होंने ट्रांसलेट करवाया, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया था जिसमें सारी इंडिया की पुरानी जो ग्रंथ है उनको पर्शियन में अनुवाद कराया था। जहांगीर के टाइम पे आपको पेंटिंग, ये पेंटिंग के बड़े शौकीन थे, तो इसमें से क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ सकता है। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी और औरंगजेब के बेसिकली रिलेशंस विद अदर हिंदू रूलर्स, वो उस पर से क्वेश्चन हालांकि है नहीं। और गुरुओं के साथ, सिख गुरुओं के साथ उनके रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। जैसे जहांगीर के टाइम पे गुरु अर्जुन देव जी को जो है अरेस्ट किया गया था और उसके बाद उनको काफ़ी टॉर्चर करके उनको मार दिया गया था। और गुरु हरगोबिंद को भी उनको अरेस्ट किया गया था और जब उनको रिलीज़ किया गया था तो वही बंदी छोड़ दिवस दिवाली में जो सिख मनाते हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो अगर आप पंजाब के लिए या नियर बाई स्टेट हिमाचल वगैरह का पेपर दे रहे हैं तो इसमें से ये क्वेश्चन बन जाता है। बाकी इनके आर्किटेक्चर, इनके पेंटिंग, इनकी रिलीजियस पॉलिसीज, इनके कॉन्क्वेस्ट, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन बन सकते हैं और वो आपको करने होंगे। इसके टाइम पे किस तरह की कॉइनेज सिस्टम थी, किस तरह का ट्रेड था, किस तरह का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था, वो सभी चीज़ें भी आपको देखनी होगी। बिकॉज शाहजहाँ के टाइम पे इंडिया में सबसे ज़्यादा मुगल एम्पायर अपने एक्सपेंशन तक पहुंचा। क्लियर? औरंगजेब की डेथ जो है 1707 में हुई और उसके बाद मुगल पतन शुरू। मेडिवल हिस्ट्री का टॉपिक समझ में आ गया।